नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। एक कहावत है कि मोर नाचे लेकिन अपने पैरों की तरफ देखे और पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी चादर हो। पाकिस्तान बहुत कुछ जो है वो करना चाहता है कि मैं जो है विश्व शक्ति बन जाऊं, मेरी इकोनॉमी इतनी जबरदस्त हो कि सभी लोग जो है वो मेरे सामने नतमस्तक हो। लेकिन ऐसा होना जाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोर नाचता है तो अपने पैरों की तरफ देखता है, क्योंकि वो नाचना तो खूब चाहता है लेकिन उसके पैर कमजोर हैं। वैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर है, पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं वो कमजोर हैं, और साथ में वहां की पॉलिटिक्स देख लीजिए, डेमोक्रेसी देख लीजिए, आए दिन जो है वो कोलैप्स होती रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। पाकिस्तान चाहता है कि वो ब्रिक्स के अंदर शामिल हो जाए, और हाल ही के अंदर एक एप्लीकेशन लेकर रशिया के पास में पहुंच गया है, जहां पर 1 जनवरी 2024 को हो सकता है कि पाकिस्तान को ब्रिक्स की नागरिकता भी मिल जाए, ब्रिक्स की जो है सदस्यता भी मिल जाए। नागरिकता नहीं, सदस्यता अगर मिलती है तो क्या क्या वहां पर मुद्दे जो है वो उठ सकते हैं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है उन्होंने इस चीज को कवर भी किया है। लेकिन जिन मुद्दों पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो कुछ मुद्दे इस प्रकार हैं कि भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इस संगठन का हिस्सा हो। मतलब भारत की तरफ से क्या तर्क हो सकते हैं और भारत को क्या नुकसान हो सकता है, भारत जो है वो क्यों नहीं चाहता है कि पाकिस्तान इस संगठन के अंदर शामिल हो। पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने की कुछ वजह बताई है कि अगर मैं पाकिस्तान यानी कि ब्रिक्स में शामिल होता हूं तो मेरे पास में क्या इतनी मजबूती क्या है, मतलब खुद की वजह जो है वो गिना रहा है। इन देशों को, मतलब पाकिस्तान के साथ में और भी देश हैं, उनको शामिल करने से ब्रिक्स के सामने 3 बड़ी चुनौतियां जो है वो हो सकती हैं। आखिर वो चुनौतियां क्या हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सऊदी, यूएई और मिस्र जैसे देशों के ब्रिक्स में शामिल होने से क्या अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पर कोई असर भी पड़ने वाला है, इस चीज को भी हम लोग जिक्र करने वाले हैं। क्या ब्रिक्स अपनी करेंसी जारी करेगा, क्योंकि हाल ही के अंदर जब साउथ अफ्रीका के अंदर समिट होता है तो सिरिल रामाफोसा जो है वहां के जो हेड हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि जल्द ही ब्रिक्स करेंसी आएगी, और वहां जितने भी सदस्य देश हैं उनके गवर्नर जो हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर इस चीज पे ध्यान दें कि आखिरकार कब हम जो है ब्रिक्स करेंसी को जारी कर सकते हैं, तो इससे डॉलर के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, साथ ही में ब्रिक्स करेंसी से क्या सच में डॉलर को जो है वो खतरा हो सकता है। आप लोगों के लिए एक बेहतरीन खबर है कि आप हमारे जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 के एडवांस लेवल कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज पेपर 1 पेपर 2 की फ्री दी जाती है। 999 के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें तो टेस्ट सीरीज को अलग से भी ले सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दीपक सर ऑफिशियल या फिर आरएस बाबा दीपक सर से जरूर जुड़िए। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, आरएस बाबा दीपक सर, जहां पर आप लोगों को नोट्स, प्रीवियस ईयर के पेपर्स और साथ में टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए गए हैं। हाल ही के अंदर क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने एक फॉर्मल एप्लीकेशन सबमिट की है रशिया को लेकर, यानी कि रशिया को कहा है कि हम भी जो है इसके अंदर शामिल होना चाहते हैं 2024 के अंदर। अब हाल ही के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन ब्रिक्स के अंदर आने वाला है। हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ में सऊदी अरब, यूएई, अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान और इथोपिया जो है वो भी शामिल हो सकते हैं। आप लोग को पता होगा कि 2023 के अंदर ब्रिक्स की जो समिट है वो हाल ही के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर हुई थी। वहां पर जो उनके हेड हैं सिरिल रामाफोसा, उन्होंने कहा था कि ये कंट्री जो है वो भी हमारे साथ में अगर शामिल होगी तो हम जो है वो जीडीपी के अंदर और भी अधिक योगदान दे पाएंगे और बहुत ही अच्छा होगा ब्रिक्स के लिए। और ये भी कहा कि जितने भी ये देश शामिल होना चाहते हैं या फिर पहले से जो मेंबर हैं, उनके बैंक के गवर्नर्स जो है वो ब्रिक्स की करेंसी के बारे में भी सोचे। अगर हम लोग देखें कि 15वां जो सम्मेलन हुआ था वो 22 से 24 अगस्त 2023 को साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय अफ्रीका के अंदर थे, जब चंद्रयान 3 जो है वो हमारा वहां पर लैंड भी हुआ था। सिरिल रामाफोसा जो है उन्होंने अध्यक्षता की थी, जोहान्सबर्ग के अंदर ये हुआ था। लेकिन अब 2024 के अंदर ये रशिया के अंदर होने जा रहा है। और रशिया के अंदर आप लोग को पता है कि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, आफ्टर चाइना के अंदर बीजिंग जो ओलंपिक हुआ था, उसके बाद में रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ गया था 24 फरवरी 2022 को। तो उसके बाद से लेकर अब तक जो है 2021 से, है ना, 2021 से जो है वो वॉर छिड़ा था, और तब से लेकर अब तक जो है, नहीं 2022 ही था, 21 नहीं था, ठीक है, तब से लेकर अब तक जो है वो बेसिकली क्या है कि युद्ध इतना लंबा चल चुका है कि वर्ष जो है वो भी निकल चुके हैं। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, कितना लंबा जो है वो चला था, 4-4 साल चला था वो। तो रशिया जो है वो, रशिया के अंदर उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो भी पहुंच जाते हैं। तो रशिया के अंदर अगला सबमिट होने जा रहा है, और वहीं पर जो है पाकिस्तान अपनी एप्लीकेशन जो है उसको भी सबमिट कर चुका है। ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से कंट्री शामिल हैं? ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। अगर हम लोग देखें ये कंट्री सब मिलकर 42% जो है वो पॉपुलेशन को यहां पर जो है प्रेजेंट करती हैं। इसके साथ में ही 23% जो है ग्लोबल जीडीपी को यहां पर रिप्रेजेंट करती हैं। 17% पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेड को जो है वो डोमिनेट करती हैं। 26.6%
पूरे यानी कि वर्ल्ड के अंदर लैंड एरिया कवर करती हैं। इसके साथ में ही 13.2% जो है वोटिंग पावर भी इनके पास में। तो ब्रिक्स जो है वो वाकई में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन हाल ही के अंदर इसकी जो प्रासंगिकता है, इसकी जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे कम भी होती जा रही है, क्योंकि अगर चाइना और इंडिया जैसे देश शामिल होंगे तो वो इंटरेस्ट नहीं रखेंगे इसके अंदर, क्योंकि जब इंडिया शामिल होता है तो चाइना नहीं आता है, चाइना शामिल होता है तो इंडिया नहीं जाता है। ऐसे बहुत सारे यहां पर जो है इसके ड्रॉबैक्स हैं। अर्जेंटीना की हाल ही के अंदर आप लोगों को खबर पता होगा कि अर्जेंटीना के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे। वहां पर एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जीत के आता है जिसको वहां का मैडमैन कहा जाता है, मतलब पागल आदमी कहा जाता है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो कुत्तों के साथ में अपनी सलाह मशवरा जो है वो करता है कि मुझे डिसीजन क्या लेने हैं गवर्नमेंट के साथ में। और जब वो सड़कों पर निकलता है तो लोग जो है उसका मजाक उड़ाते हैं, है ना। तो वो जो व्यक्ति है उसको कहा जाता है कि वो अर्जेंटीना का डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि वो सारा कहना जो है वो अमेरिका के कहने पर करता है। और उसके द्वारा हाल ही में कुछ निर्णय जो है वो ऐसे लिए गए थे। उसने कहा था कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूं तो गन लॉ यानी कि बंदूक रखने का जो कानून है उसको मैं और लचीला बना दूंगा। इसके साथ में ही 2020 में गर्भपात कानून जो है उसको मंजूरी दी गई थी, वो इसको जो है वो खत्म कर देंगे, मतलब गर्भपात जो है इसको वहां पर लीगलाइज कर देंगे। इसके साथ में ही जो है वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च होने वाला पैसा जो है उसमें भी कटौती कर देंगे, क्योंकि लोगों के कल्याण पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसका ये मानना है कि ये सब कुछ बेकार है। इसके साथ में ही कल्चर, वुमेन, हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो बंद कर देंगे। और फिर ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत बड़ी कटौती जो है वो कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये केवल और केवल फजूल खर्ची है। ये भी कहा कि ब्रिक्स संगठन में वो शामिल होने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। यहां पर हम लोग कयास लगाए बैठे हैं, है ना, आंखें पलके बिछाए बैठे कि अर्जेंटीना आएगा, लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया कि हम जो है वो यहां पर शामिल नहीं होंगे ब्रिक्स के अंदर। और हाल ही के अंदर चीन और ब्राजील के साथ में रिश्ते भी हम लोग खत्म कर देंगे। ये बेसिकली उनका इलेक्शंस का मैनिफेस्टो है। जीत चुके हैं 10 दिसंबर 2023 को अब शपथ भी लेने वाले हैं, और ये कहा है कि सारे काम जो है मैं पूरे करने वाला हूं। इसीलिए अर्जेंटीना हो सकता है कि अब ब्रिक्स के अंदर शामिल ना हो, क्योंकि पहले से ही जो है चाइना के द्वारा बाहर की रास्ता उसको दिखा दिया गया था। क्योंकि हाल ही के अंदर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने यह कहा, जो कि बनने वाले हैं, कि हम चाइना और ब्राजील के साथ में कोई भी रिलेशंस नहीं रखेंगे। तो हो सकता है कि आप लोग को जो है वो अर्जेंटीना इस लिस्ट के अंदर नहीं दिखाई दे। 2001 के अंदर ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है जिम ओ'नील, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स जो है उसके अंदर काम करते हुए इस शब्द को गढ़ा था जिसका नाम है ब्रिक्स। ठीक है, 2009 के अंदर ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना ने मिलकर ब्रिक जो है वो एक संगठन बनाया था, लेकिन 2010 के अंदर रशिया इसके अंदर शामिल होता है और ये ब्रिक्स कहलाता है। मतलब इसका जो आखिरी अक्षर है एस, इसका मतलब है साउथ अफ्रीका। यहां तक कि पाकिस्तान को अगर शामिल करते हैं तो पाकिस्तान जो है पूरे विश्व के अंदर 42वीं इकोनॉमी है, मतलब इंडिया से बहुत पीछे है। तो पाकिस्तान की इतनी कोई जबरदस्त जीडीपी जो है वो भी नहीं है कि पाकिस्तान को शामिल करके हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। मतलब बहुत ज्यादा जो फायदा जो है वो विश्व को होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान को शामिल करने को लेकर। अगर हम लोग ब्रिक्स की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं उसके अंदर तीसरा स्थान रखता है। पहले स्थान पर G20 है, फिर G7 है, उसके बाद में फिर ब्रिक्स आता है, क्योंकि ब्रिक्स का ग्राफ जो है आप लोग ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद में फिर नीचे की तरफ जो यूरोपियन यूनियन है उसका ग्राफ आता है। तो G20, G7, उसके बाद में ब्रिक्स और फिर है यूरोपियन यूनियन। तो पूरे विश्व के अंदर जीडीपी के मामले में ब्रिक्स जो है वो तीसरे स्थान पर है। कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारत कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इसके अंदर शामिल हो। क्यों? क्योंकि एक तरीके से पाकिस्तान को एक्सेस मिल जाएगा आतंकवाद को लेकर, क्योंकि वो भारत के अंदर आतंकवाद को, टेररिस्ट जो है उसको यहां पर जो है इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा, और एक अंतरराष्ट्रीय मंच भी उसको मिल जाएगा अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। भारत के साथ में विवाद का जो मुद्दा है उसको बार बार जो है उस समिट के अंदर उछालेगा कि देखो भारत ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। इसीलिए भारत जो है वो पाकिस्तान को यहां पर शामिल नहीं करना चाहेगा। राजनीतिक साख जो है ऑलरेडी पाकिस्तान की बिगड़ी हुई है। वहां पर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सरकार को नहीं संभाल पा रहे हैं। इमरान खान जेल के अंदर है। बहुत सारे ऐसे मामले जो है वहां पर चल रहे हैं। इसलिए वहां पर डेमोक्रेसी जो है वो कभी भी बहाल नहीं हो सकती है। वहां की सरकार कभी भी जो है वो गिर जाती है। इसलिए उसका इंपैक्ट जो है वो ब्रिक्स के ऊपर या फिर इंडिया के ऊपर ना पड़े। इसीलिए भारत नहीं चाहता है कि पाकिस्तान इसके अंदर शामिल हो। लेकिन पाकिस्तान के भी अपने तर्क हैं। वो चाहता है कि मैं जो है वो भारत के बराबर जो है आगे खड़ा हो जाऊं। मतलब देखिए, बाप तो बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। ठीक है, यहां पर वो चाहता है कि आर्थिक मदद जो है उसको मिल जाए। उसने ऑलरेडी जो है आईएमएफ से इतना लोन ले रखा है कि उसके गले तक बनाई है, वो वापस चुका नहीं पा रहा है। इसलिए अब आईएमएफ तो उसको लोन देगा नहीं। जब आईएमएफ लोन नहीं देगा तो वो चाहता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक हम लोग कहते हैं, वहां से वो लोन ले और अपना घर खर्च जो है वो चलाए।
है ना। तो पहले कटोरा लेकर वो आईएमएफ के अंदर पहुंच गया था, अब ब्रिक्स बैंक के पास में पहुंचेगा। चीन के साथ मिलकर वो भारत को जो है वो काउंटर करना चाहता है। जैसे हम लोग देखें सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो चाइना से लेकर पाकिस्तान तक बनने जा रहा है, ग्वादर बंदरगाह तक। तो बेसिकली इनका टारगेट जो है वो भारत हो सकता है। इसीलिए ब्रिक्स को अगर आगे चलाना है तो ये पॉलिसी जो है वो काम में नहीं करने वाली है। एक किताब है जिसका नाम है लोकेटिंग ब्रिक्स इन द ग्लोबल ऑर्डर, जो कि राजन कुमार के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने बहुत बेहतरीन बातें जो है इस किताब के अंदर लिखी है। उनमें से कुछ बातें जो है मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, अगर सऊदी अरब और यूएई जैसे देश इसके अंदर शामिल होते हैं ब्रिक्स ग्रुप के अंदर तो बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो काफी ज्यादा है। इससे दूसरे लोगों के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इनकी परचेसिंग पावर काफी अच्छी होती है। साथ में ही विश्व बैंक और आईएमएफ के विकल्प के रूप में हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात ब्रिक्स बैंक को देख सकते हैं, क्योंकि आईएमएफ जैसे बैंक जो है वो क्या करते हैं, वो संस्थाएं जो है वो विकासशील देशों का गला घोट देती है, इतने हाई इंटरेस्ट पर लोन देती है कि चुकाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ में ही सऊदी अरब तेल पर अपनी इकोनॉमी को निर्भरता को कम कर रहा है। आप लोगों को पता होगा कि जितनी भी गल्फ कंट्री है, खास तौर पर सऊदी अरब, उसने कहा है कि हम लोग तेल पर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि तेल के भंडार एक दिन ना एक दिन जो है वो जाकर खत्म हो जाए। इसीलिए हम लोग दूसरे जो फैक्टर्स हैं उस पर जो है वर्क करना चाहते हैं। इसीलिए अगर वो वर्क करता है तो ब्रिक्स के अंदर जो तमाम कंट्रीज हैं उनके साथ में ट्रेड करना आसान हो जाएगा, व्यापार करना आसान हो जाएगा। इसीलिए सऊदी अरब अगर शामिल होता है तो बहुत सारे देशों को जो है शामिल जो है लाभ हो सकता है। दुनिया में तेल उत्पादन के लिहाज से दो बड़े देश हैं, रशिया और सऊदी अरब। ये दोनों जो है इस ग्रुप के अंदर शामिल होते हैं। तो ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर जो ऑयल का ट्रेड करना है वो बहुत आसान हो जाएगा। और कठिन परिस्थितियां जब होती हैं, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर था, यूएसए और अभी कई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहे थे इजराइल हमास के बीच में, तो उस समय जो है ऐसे अगर कोई भी विवाद सामने आता है भविष्य के अंदर तो ये जो कंट्रीज हैं वो ब्रिक्स देशों की सहायता जरूर करेंगी। ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए चुनौती क्या हो सकती है। सबसे बड़ी चुनौती है कोऑर्डिनेशन की कमी। कैसे? अगर मान लीजिए कि चाइना इंडिया वहां पर है, अभी तक तो चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान और शामिल हो जाएगा तो 3 फ्रंट पर जो है वो भारत को बातचीत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि मुस्लिम कंट्री जब शामिल हो रही है तो कोऑर्डिनेशन जो है वो बैठाने के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो, आपस में जो है झगड़ते रहेंगे जब भी समिट होगी। ठीक है। ईरान और रूस जैसे देश जो है पश्चिमी देशों के अंदर काफी ज्यादा पाबंदियां हैं। जैसे अगर उनके देशों में पाबंदियां हैं तो वो चाहेंगे कि बाकी देशों के अंदर भी पाबंदी जो है वो आरोपित की जाए, और ये हो सकता है कि ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने निकलकर आ सकती है। खास बात ये है कि इस ग्रुप के अंदर 2 पहले से ही प्रतिद्वंदी है, भारत और चाइना। ठीक है। अगर एक और प्रतिद्वंदी शामिल होता है तो सऊदी अरब शिया और सुन्नी के विवाद को लेकर यहां पर पहुंच सकते हैं। इसलिए सबसे बड़े 3 ही चुनौतियां जो हैं यहां पर हमको देखने को मिल रही हैं। लेकिन एक प्रश्न यह है, सऊदी, यूएई, मिस्र जैसे देशों के ब्रिक्स में शामिल होने से क्या अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसका उत्तर यह है, आंसर यह है कि कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि कोई मिलिट्री ग्रुप नहीं है, कोई सैनिक संगठन नहीं है जैसे नाटो है, तो कोई सैनिक संगठन नहीं है, किसी भी लड़ाई झगड़े का यहां पर कोई भी जो है असर नहीं होने वाला है। ये बेसिकली एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ग्रुप है, या हम लोग कहें कि एक सोशल और इकोनॉमिकल ग्रुप है जो कि आपस में ट्रेड करने से रिलेटेड है। यहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने जा रहा है। जैसे ऑलरेडी इंडिया और चाइना जो है इसके अंदर शामिल है, इंडिया और चाइना शामिल है। ठीक है। और इंडिया के और यूएसए के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, तो कोई भी इंपैक्ट जो है वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पर इसका नहीं देखने को मिल सकता है हाल ही के अंदर, अगले 5 से 7-10 वर्षों तक। ठीक है। अच्छा, क्या ब्रिक्स अपनी करेंसी जारी करेगा? अगर ऐसा हुआ तो डॉलर पर क्या प्रभाव होगा? देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही के अंदर जब साउथ अफ्रीका के अंदर समिट होता है तो सिरिल रामाफोसा ने अनाउंस किया था कि ब्रिक्स करेंसी जो है वो होनी चाहिए, और जितने भी सेंट्रल बैंक के अधिकारी हैं उनसे कहा था कि आप इस पर जरूर वर्क करें। लेकिन बात यह है कि अब तक इस पर कोई भी वर्क नहीं हुआ है, तो आगे आने वाले 10 साल तक कोई भी संभावना नहीं दिख रही है कि ब्रिक्स करेंसी आएगी। अगर आती भी है तो जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन के अंदर यूरो चलता है वैसे ही ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर जो है ब्रिक्स करेंसी चल सकती है, और लंबे समय के बाद में खासा इंपैक्ट जो है डॉलर के ऊपर डाल सकती है। आप लोग आज अगर देखते हैं कि किसी भी देश का फॉरेक्स रिजर्व जो है हम लोग डॉलर के ऊपर मेजर करते हैं, अगर हमारी डॉलर के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी तो हम लोग ब्रिक्स करेंसी के ऊपर हमारी फॉरेक्स रिजर्व जो है वो देख पाएंगे, और इससे ट्रेड करने में काफी आसानी मिलेगी। तो हो सकता है कि एक लंबे समय पे जाने के बाद हमको डॉलर पर जो है इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक जो है वो दूसरी करेंसीज की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। ब्रिक्स करेंसी से क्या सच में डॉलर खतरा होगा? अभी तो नहीं है, भविष्य में हो सकता है ना, क्योंकि डॉलर
बट देखिए अभी डॉलर की सबसे ज्यादा अहमियत क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे देश वो डॉलर को रिजर्व करके रखते हैं और दिखाते हैं कि देखिए हमारे पास में कितना डॉलर है। लेकिन जब डॉलर की वैल्यू ही नहीं रहेगी, ब्रिक्स करेंसी या फिर किसी और यूरो वगैरह की ये जो करेंसी है ये जब ज्यादा बढ़ेगी तो उस समय डॉलर का जो है वो भाव नीचे की तरफ आएगा। तो खतरा तो हो सकता है, लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर जो है डॉलर खतरे में आ सकता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है बड़ा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने यहां पर जिक्र ये किया है कि अगर तमाम देश शामिल होते हैं तो फिर इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और भारत के लिए क्या चुनौतियां हैं। आप हमारे जूनियर अकाउंटेंट के कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने पेपर 2 के लिए एक वीडियो कोर्स डिजाइन किया है जिसमें आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी दी जाती है और साथ में 6 सब्जेक्ट का वीडियो कोर्स भी आप लोगों को मिलता है। 999 के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। साथ में ही आपको पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी जो है वो आप लोग अलग से ले सकते हैं। 199 के अंदर अवेलेबल है। फुल डिटेल सॉल्यूशन आप लोग को इसके साथ में मिल जाते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, ठीक है। चलिए एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, टाइप कीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर RS बाबा दीपक सर। इसके साथ में ही टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल और RS बाबा दीपक सर, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। नोटिफिकेशंस और लेक्चर्स की PDF आप लोग को यहां पर अवेलेबल हो जाती है। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।